वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। जैसे कि नज़र आ रहा है कि एकदम सियासी माहौल में भी तेज़ी आई है और सियासी डेवलपमेंट्स में भी। तो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है। सुहेल आफरीदी साहब बहुत महीने के बाद न सिर्फ इस्लामाबाद आए, सहाफ़ियों से मुलाकातें की, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए मेन स्ट्रीम प्रेस को, और साथ में अब वो ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरह इमरान खान साहब तक जो रसाई नहीं मिल रही, उसकी वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़े फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। मार्च कहाँ होगा? क्या इस्लामाबाद एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी? ये कहना भी मुश्किल है। सुहेल आफरीदी साहब भी बहुत वाज़े नहीं कर रहे कि पार्टी का इस वक्त प्लान क्या है, मगर एहतजाज और सितंबर में एहतजाज, ये तो अब वाज़े ही लग रहा है। जैसे ही ये इतला भी सामने आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं जो ना कभी भी ख़त्म नहीं होती, एक दफ़े वो फिर ख़बरों की जीनत बनी। पहले सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस के बारे में गुस्से का इजहार किया, फिर सलमान अकरम राजा साहब और मिशाल यूसुफजई साहिबा के दरमियान भी जुमलों का तबादला हुआ। तो एक तरफ तो ये कन्फ्यूजन है, दूसरी तरफ अब ये भी इत्ला आई है कि अकबर एस बाबर साहब को इमरान खान साहब ने पैगाम पहुंचाया है। वो इमरान खान साहब जिनसे किसी की मुलाकात नहीं हुई, कोई कहता है उनकी आंख ख़राब है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को कुछ मालूम नहीं कि उनकी सेहत ठीक है या नहीं, मगर उन्होंने अकबर एस बाबर साहब को पैगाम भिजवाया है और कहा है कि मैं जब जेल से रहा हूँगा तो मैं सबसे पहले जाके अकबर एस बाबर साहब को मिलूँगा, और उनको कुछ हिदायत भी भेजी हैं। इसके साथ साथ पिंडी में गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत संगीन वाक़या पेश आया। एक शख्स की हलाकत हुई, कहा जा रहा है कि उसने सिक्योरिटी एहलकार पे फायरिंग की, जिसके बाद उसको हलाक कर दिया गया, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है। इस पे अता तारड़ साहब, माफ़ करिएगा, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ मीडिया टॉक की। आज तलाल चौधरी साहब ने भी इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक पुरतशद्दुद जमात है और इसकी वजह से इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफ कोर्स कहा है कि वर्कर वो ज़रूर हमारा है, मगर इसके अलावा वो चाहते हैं कि एक इशू को अच्छी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, CCTV फुटेज सामने आए, मालूम हो कि ये वाक़या क्या था और कैसे हुआ। ये दूसरी तरफ जो हुकूमत है, एक तरफ तो हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलखी जो है वो चल रही है। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि पहले तो अगर सिर्फ इल्ज़ामात का तबादला हो रहा था तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी नाराज़ आए, जजेस नाराज़ नज़र आए, जजेस की तकर्रुरी के हवाले से वो नोटिफिकेशंस पे दस्तखत नहीं कर रहे थे, मगर फिर एकदम वो मामला तो तय हो गया। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आजकल नज़र नहीं आ रहे, मगर पार्टी की तरफ से, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो रिगिंग या धांधली बकौल उनके कश्मीर में हुई है, और सूबे या लोकल गवर्नमेंट, ये मामला भी अभी जो है हम कह सकते हैं कि सामने ही है और हुकूमत को जल्द ही फैसला करना पड़ेगा। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अफजल खान साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। रान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये बताएँ कि ये सूबे और लोकल गवर्नमेंट की जो एक बहस चल रही थी उसमें कोई फ़ैसला हुआ है, या बस ये जिसको कहते हैं ना मीडिया पे कुछ जैसी चीज़ें होती हैं उन पे बहुत डिस्कशन होती है, फिर वो बात ख़त्म हो जाती है? हुकूमत के लेवल पे इसको संजीदगी से लिया जा रहा है इस मौजू को? नहीं, देखिए, इस वक्त अगर आप हुकूमती लेवल वफाक की अगर बात करें जी, तो मेरी नॉलेज के मुताबिक कहीं भी कोई कमेटी नहीं तश्कील दी गई जो इस मामले को देख रही है कि सूबे बनाने हैं या लोकल बॉडीज़ पे जाना है। ये मीडिया की जीनत ज़रूर बना हुआ है और कुछ थिंक टैंक्स इसके ऊपर डिबेट करा रहे हैं। यू थिंक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस ऑल ऑफ दीज इवेंट्स के मीडिया पे डिबेट हो रही है, मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट आ गई, थिंक टैंक्स ने डिबेट करवा दी, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट लेवल पे मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई फॉर्मली कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई कि जो इसके ऊपर काम कर रही हो, कोई ड्राफ्ट बना रहा हो या कोई इस पर मूवमेंट चल रही हो। अगर आगे होती है तो आई कैन नॉट
प्रिडिक्टेड कि नहीं होगी या होगी, हो सकता है हो जाए, लेकिन करंटली ऐसा कोई वर्किंग ग्रुप मेरी नॉलेज में नहीं है। देखें बिल्कुल, लेकिन ये डिबेट तो ज़रूर होती है कि लोकल बॉडीज़ के हवाले से पंजाब में भी हल्का बंदियाँ जारी हैं, अभी इस्लामाबाद में दोबारा हो रही हैं, तो दैट इज़ अ प्रोसेस जो कि अभी चल रहा है। अगर आपने सूबे बनाने हैं तो या आपने लोकल बॉडीज़ पे जाना है, और या लोकल बॉडीज़ एक्ट को आपने जो है अमेंड करना है, उसके लिए भी आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत है, 140 या 140A को अगर आपने करना है, तो ये कंसेंसस बिल्डिंग का इसका इसका बैकग्राउंड है। अगर वो नहीं होगी कंसेंसस बिल्डिंग तो शायद आप इससे आगे ना बढ़ सकें। तो ये एक प्रोसेस ऐसा है कि जब वाकई हम वी आर क्लोजिंग इन ऑन इट, तो आपको नज़र आएगा कि जमातें इसमें कोई ना कोई फॉर्मली इसमें एंगेज्ड होंगी, कोई फोरम होगा जहां ये बातचीत हो रही होगी। कोई चांसेस हैं कि जब भी ये फैसला होगा बहुत जल्द ही होगा? देखें आदत होगी ना सर 27वीं अगर तो 26वीं, देखें अगर तो कोई सूबे बनने हुए तो वो इस टेन्योर में तो नहीं होगा ना, वो तो फिर आप उसको फॉर्मलाइज करेंगे कि अगले इलेक्शंस में जब हों तो फिर आप उस फॉर्मेट में जाएं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ अगर सूबों की तरफ अगर बज़ाहिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम उस तरफ मूव कर रहे हैं तो वो तो फिर तब अभी तो नहीं होगा ना, वो इट विल, तो वो ऑब्वियसली फिर तो आप ये कोई अमेंडमेंट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी कोई वर्किंग ग्रुप नहीं बना हुआ, तो ये सारा अजम्पशंस पे है, मीडिया के अंदर डिस्कशन हो रही है, बिल्कुल डिस्कशन है, उसका आप कह सकते हैं कि धुआं तभी उठता है कहीं आग लगी हो, लेकिन कहने का मतलब ये कि नथिंग फॉर्मली अभी हुकूमत में कोई ऐसी वर्किंग नहीं चल रही। धुआं तो सर है ना, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के दफ्तर से ही उठा है, जरा दूर नहीं ज्यादा उठा। जी तैमूर साहब, ऑब्वियसली बहस तो ये है ही सही सूबों के हवाले से, आपकी जमात का इस पे क्या मौक़िफ़ है? कुछ समझ नहीं आता। कभी कोई लोग कहते हैं कि ये इमरान खान साहब का भी ये ख्याल है कि छोटे सूबे होने चाहिए, मगर फिर आप असेंबली की लेजिटिमेसी की बात करते हैं। वेयर एग्जैक्टली डज द पार्टी स्टैंड ऑन दिस इशू? नॉट दैट कि आपने जो लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में है आप लोगों की, उसको भी ओवर द इयर्स आपने कमजोर ही किया है पीटीआई ने। आरिफा, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि राना एहसान साहब कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत के सर्कल्स में इसकी बात नहीं हो रही या कोई कमेटी नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो ये सारे लोग जिनका मैं आपको अभी जिक्र करूंगा, या तो कैबिनेट का हिस्सा है या फिर कैबिनेट से अपने आप को बालातर समझते हैं। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेरे ख्याल में वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं, पार्टी और हो लेकिन ये मतलब एक कैबिनेट मेंबर है। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अली खान साहब, और चूंकि वो इस्तेकाम पाकिस्तान चाहते हैं और वो भी कैबिनेट का हिस्सा है, उन्होंने भी जो है वो ओपनली हमारे बैरिस्टर अकील साहब, जो कि बड़े जाने पहचाने जो हैं वो MNA हैं, उन्होंने भी जो है वो किया है। फैसल वावडा साहब, ओवर एंड अबव द गवर्नमेंट, उन्होंने भी कहा है। तो ये राना एहसान साहब को पता नहीं होगा, ये तो सिर्फ इस बात की इंडिकेशन है कि अगर हुकूमत को नहीं पता कि हुकूमत में क्या हो रहा है तो सिस्टम तो फिर बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। राना साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? वो जो कह रहे हैं कि आपके वैसे ये बात तो है सर कि काबीना के वुज़रा मतलब कि जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो और वजीर आजम उनको कुछ कहते भी नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से झगड़ा साहब ने डिसाइफर नहीं किया कि मैं क्या रहा हूँ। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मली इस पर कोई काम नहीं हो रहा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। नंबर 1, जिनका इन्होंने नाम लिया वो मुख्तलिफ जमातों से बिलोंग करते हैं। अगर अलीम खान साहब कह रहे हैं तो वो उनकी अलहदा पार्टी है, उनका अपना ओपिनियन है इस बारे में कि सूबे बने ना बने, कैसे बने, जल्दी बने, देर से बने। इसी तरह जो उन्होंने MQM की बात की, उनका भी अपना ओपिनियन है। तो विद इन द कैबिनेट देर आर मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज़ जो बिल्कुल हमारी PMLN के मैनिफेस्टो के साथ कोई अलाइन नहीं है। उनकी जमातों के अपने मैनिफेस्टोज हैं और वो उस पर अलग-अलग अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक फैक्ट, एक हकायक बताया कि इस वक्त ऑब्वियसली अगर आपने कोई आईनी तरमीम करनी है या आपने इस मामले को आगे लेके जाना है कोई सूबे के लेवल के ऊपर, तो कोई इसके ऊपर लीगल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर कोई काम हो रहा होगा। तो उस तरह कोई कमेटी इस पे काम नहीं करी, लोग बातें कर रहे हैं
जो जमातों के मुख्तलिफ जमातें अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इस पे शायद हर एक का ओपिनियन आ रहा है और लग रहा है कि ये फॉरेन कुछ होने जा रहा है। आपकी पार्टी के लोगों ने भी, रज़ा हयात हिराज साहब ने भी बिल्कुल, देखिए ये इस चीज़ के ऊपर तो मियां नवाज शरीफ की भी स्टेटमेंट है पुरानी कि हम लोग जो है वो जो सदर्न पंजाब को जो है को सूबा की हैसियत, तो ये डिबेट तो काफ़ी अरसे से चल रही है। बट इज़ इट गोइंग टू हैपन राइट नाउ, इज़ इट हैपनिंग राइट नाउ? कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई सेड, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने आपको बताया डिबेट चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन फॉर्मली इसके ऊपर अभी कोई तहरीर, कोई ड्राफ्ट नहीं बना। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब से और तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं सियासत पे। तैमूर साहब, हुकूमत की कंफ्यूजन तो आपको नज़र आती है सर, बट जो आपकी जमात की इस वक्त हालत है उसको भी देखें। मिशाल यूसुफजई साहब जो है वो कभी सलमान अकरम राजा को अटैक करी है, सलमान अकरम राजा साहब जवाब दे रहे हैं। 27 सितंबर की तारीख आ गई है, खुद आपकी जमात के लोग कह रहे हैं कि पता नहीं ये तारीख कहाँ से आई है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद सुहेल आफरीदी साहब को ने इस्टेब्लिशमेंट से या मोहसिन नकवी साहब से बात करके ही तारीख तय की है। अरे आप बड़े मुश्किल सवाल कर रही हैं। देखें, पीटीआई की कंफ्यूजन को डिनाई करना जरा मुश्किल है, और मैं अपने सारे कॉलीग्स को यही कहूंगा कि देखें, कुछ तो वक्त होता है जहां पे आप जो है वो लार्जर कॉज को देखते हैं। सिस्टम कोलैप्स कर गया, हुकूमत तबाह बर्बाद है, तो इसका ये मतलब है कि हम है वो दिखाएं कि हम एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव है। अफसोस हुआ ये लड़ाई, आपको पता है कि सलमान राजा जो है वो डिस्टिंग्विश्ड लॉयर हैं, हाई कैलिबर के इंटेलेक्चुअल हैं। तैमूर साहब ये बताएं कि कहीं आप लोगों की जी मैं यही पूछना चाह रही थी कि कहीं ये तो नहीं है कि आप लोगों की ये जो इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं इसकी कहीं खबर इमरान साहब को पहुंच गई और इसलिए इमरान खान साहब ने अकबर एस बाबर को पैगाम भिजवा दिए, क्योंकि वो आप लोगों से इतना तंग आ गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि इससे बेहतर तो है कि मैं अकबर एस बाबर को ही पार्टी में रख लेता। आरिफा, कौन जो है वो क्या कहेगा। मैं ये कल के अफसोसनाक वाक़े की भी बात जो है वो आपकी सुन रहा था, जो ये इंसिडेंट हुआ है। अभी मैंने तलाल चौधरी का स्टेटमेंट देखा। सर पहले ये बताए ना कि क्या अकबर एस बाबर साहब को, सर विल कम टू दैट इंसिडेंट, बट ये जो पहले बात है कि खान साहब ने पैगाम भेजा अकबर एस, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। क्या यहाँ पे किस बात की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। देखिए, तलाल चौधरी कह रहे हैं कि पीटीआई अपने आप को उस इंसिडेंट से एब्जॉल्व कर सकता, तो फिर पीएमएलएन भी नहीं एब्जॉल्व कर सकता, क्योंकि अगर ये हालात हैं, कोलैप्स सिस्टम में 9 महीने हो गए, इमरान खान से कोई मिल नहीं रहा। मुझे क्या पता, मैं क्यों जो है वो इस पे कमेंट करूं, इमरान खान ने कहा या नहीं कहा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने कहा होगा, लेकिन मैं जो है वो क्यों इसको डिग्निफाई भी करूं कि कहीं से बात आ जाती है। दिस इज अ जोक, इनके नीचे दिस कंट्री इज अ जोक, ये एक मजाक बन गया है। मैं आपको क्या कहूं, अकबर एस बाबर कौन है, खान साहब ने किसके थ्रू पैगाम भेजा है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट, व्हाई आरंट वी डिस्कसिंग कि इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो उनके लॉयर्स से, उनकी फैमिली से क्यों नहीं हो रही। मैं तो यही कह रहा हूं, क्यों हम अपने मुल्क को मजाक बना रहे हैं। राना साहब ये बताएं कि वैसे एक तरफ तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका रवैया है जमात का, हुकूमत का, उस पर तो हम बहुत बहस कर चुके हैं, बट ये जो गुज़िश्ता रोज़ पिंडी में वाक़या हुआ है, कोई तफसील सामने नहीं अभी आई, कोई इन्वेस्टिगेशन का वक्त ही नहीं था। आपके 2 वज़रा ने उसके ऊपर इतना बड़ा केस बना दिया कि वो पीटीआई का वर्कर है, पीटीआई दहशतगर्द जमात है। शुड दे नॉट हैव वेटेड, कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाती, एक पॉलिटिकल जमात के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम और इतनी जल्दी, मतलब कि अभी 24 घंटे गुजरे उस वाक़े को। देखिए, इसमें मैं नहीं समझता कोई बहुत जल्दी, अब बड़ी जल्दी उसकी मेंटल कैपेसिटी पे सर्टिफिकेट आ गया है पीटीआई की तरफ से, तो वो भी तो बड़ी जल्दी आया है कि वो जी मेंटली इनकैपेसिटेटेड था या वो मेंटली रिटार्डेड था या उसको कोई हैंडीकैप्स है, आई डोंट नो, ये जो कह रहे हैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई ने भी बड़ी जल्दी जो है वो सर्टिफिकेट बांट दिया उसकी। So that's okay, you mean कि हुकूमत ने फिर जल्दी, उन्होंने भी जल्दी कर दी। अभी क्या कहा है हुकूमत ने, ये कहा है, फैक्ट्स कुछ रखे हैं सामने और उसको टाइम नहीं लगता।
अगर आपकी सोशल मीडिया है तो आप फ़ौरन ये अब पता चल सकता है कि वो बंदा पीटीआई का सपोर्टर है या किस जमात को सपोर्ट करता है, अगर आपने सोशल मीडिया पे लगाया। वाकई के फैक्ट्स की बात मैं कर उसी रही के हूँ ऊपर मैं ना। कह रहा हूँ ना, तो आप अगर उसका फ़ोन हाथ में लग गया हो एजेंसी के, तो फ़ौरन 2 मिनट में पता चल जाता है कि पीटीआई का वर्कर है या सपोर्टर है उसके सोशल मीडिया से। तो हुकूमत ने ये कहा है कि वो पीटीआई का सोशल वर्कर है या पीटीआई का वो मेंबर है। अच्छा, नंबर 2, ये भी पता लग गया कि उसकी इस बंदे से जिसको उसने गोली मारी, जिस ऑफिस जो अहलकार था, वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई उससे कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं था। ये भी फ़ौरन इसका तयन हो जाता है कि भाई ये किस फैमिली का है, वो किस फैमिली का है। अब ऑब्वियसली अगर उसकी कोई कनेक्शन नहीं था और उसने उनके ऊपर हमला आवर हुआ है, तो डेफिनेटली फिर आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी वर्कर ने एक, और उसका ट्रेंड जो है वो पीछे से आपके वो आपको पता है कि 9 मई के बाद क्या और सारा कुछ। तो ये कोई ऐसी कोई हमने जल्दी कोई हमने नहीं सर, बट मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि जब एक वाकया होता है तो फिर थोड़ा वक्त लगता है टू फिगर आउट कि हुआ क्या था। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आई। और देखिए, अभी हम आजकल ही कराची में एक वाकया देख रहे हैं जहां एक लड़के की हलाकत हुई। पुलिस की तरफ से पहले बयानात आ गए कि जी उसने सुसाइड किया है। अब वो जब मामला खुला है तो पता चले कि वो तो बिल्कुल ही और कहानी है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में जो होती है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, बेहतर ना मैंने होता। तो आपको बताया बड़ी बेसिक सी बातें हैं जिसकी बुनियाद पे हुकूमत ने अपना नैरेटिव बिल्ड किया है, और वो क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ ना, कि क्यों हम कह रहे हैं कि पीटीआई से लिंक्ड है। कि जब उसकी रिश्तेदारी नहीं है और वो उसने एक फौज के एक अहलकार को गोली मारी है उसने, तो डेफिनेटली ये वो जो नैरेटिव बिल्डिंग पीटीआई करती जा रही है उसका ये इम्पैक्ट है। नहीं, आई डोंट हैव द डिटेल्स कि वो क्या वो कितना जख्मी हुआ है या क्या हुआ है। ये तो जो व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम द मीडिया, उसको बता रहा हूँ कि पार्टी का क्या जो है वो स्टांस है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि अहलकार कितना जख्मी हुआ है, मगर फैक्ट सारे वाजे हैं। कुछ आपको लगता नहीं है कि अगर नहीं देखें, अभी तो पीटीआई ने भी ओनरशिप ले ली है। पीटीआई के जो गौहर खान साहब हैं उन्होंने कहा ये हमारा बंदा है, ये पीटीआई का वर्कर है, और यहाँ तक उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है कि वो मेंटली जो है इनकैपेसिटेटेड है। ये सर्टिफिकेशन भी बड़ी जल्दी आ गई है। यानी कि ये तो सवाल हम भी पूछ सकते हैं कि पीटीआई को कैसे पता है इतनी जल्दी चल गया कि उसके। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल खान साहब से और तैमूर सलीम झगड़ा साहब से। तो कैसे पता है तैमूर झगड़ा साहब आपको कि ये जो जिनकी हलाकत हुई है, ये जो आपका वर्कर भी था और मेंटली शायद डिसेबल्ड थे, ये वर्कर, कैसे पता चला आप सबको? मैंने तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पर मैं जो आपकी बात सुन रहा था, तो देखिए मुझे एक बात पे एतराज़ है जो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के इरादे जो है वो बता देता है। मैं अभी राना एहसान साहब को कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन बातों पे या जिन हकायक पे हुकूमत ने अपना नैरेटिव बनाया है, एक क्राइम पे हुकूमत अपना नैरेटिव नहीं बनाती। हुकूमत जो है वो क्राइम को सॉल्व करती है, प्रोसिक्यूट करती है। अब आपने खुद सवाल किए, उनके पास सवाल के जवाब नहीं थे। जो पीटीआई की पार्टी की पोजीशन है, वो जो आपने स्टेटमेंट्स आपने नहीं झगड़ा साहब, बट बड़ा अहम सवाल राना साहब ने ये भी उठाया ना कि आपको कि पार्टी ने ये कैसे इतनी जल्दी फैसला कर लिया कि ये जो साहब थे ये मेंटली डिसेबल्ड थे। क्या मतलब कि ये भी आपकी पार्टी का नैरेटिव है ना, तो हाँ, ये कैसे बिल्ड हुआ है, ये आप बता दें। ये किसने बताया है? फैक्ट्स पे है या आपकी कोई नहीं, मैंने नहीं कहा कि पार्टी का नैरेटिव। मैंने यही कहा है कि आई हैवंट हर्ड दिस, एंड मैं जो है वो इसको भी नहीं डिफेंड करूंगा। इस माहौल में जब बात होगी तो क्लैरिफिकेशन भी आएगी, जो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो ऑन करना बनती थी। देखिए, यहाँ भी जो हकायक हैं वो ये है कि एक लड़का मरा है, वो मेंटली अनस्टेबल था, वो मेंटली स्टेबल था। अगर हम इनकी ही ये स्टोरी, इनकी ही ये जो बकौल इनके जो ये फैक्ट्स हैं यही मान लें, तो फिर ये तो बनता था कि हम यहाँ जो है वो ये देख लें कि ये लड़का पार्टी का वर्कर था या नहीं था वर्कर। इसका पार्टी की पॉलिसी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, ये आप देख लें कहीं भी इस टाइप के क्राइम्स होते हैं ना, पहले तो आरिफा आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, अमेरिका में देख लें, यूके में देख लें, उनको पता होता है कि कौन होता है। वो पहली बात कहते हैं इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि ये टेररिज्म थी या ये कोई क्राइम था या ये कोई इनएडवर्टेंट इंसिडेंट था। यहाँ पे दो मिनिस्टर 2-2 मिनट के बाद आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुल्क नॉर्मल हो जाएगा।
मतलब व्हाई आर यू आस्किंग मी? इनकी बात जो है, ये हुकूमत है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पार्टी ने ये कहा है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो गलत काम गलत है। बट ये दुनिया में बता दें, ये कौन से मुल्क में है जब जी राणा साहब ऐसी कोई वाकया होता है? जी राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जो लिंक जो पार्टी से बनता है ना, वो ये बनता है कि जब आप नफरत के बीज बोएंगे, जब आप हेट्रेड के ऊपर एक अदारे के ख़िलाफ़ आप जो है वो नैरेटिव बिल्ड करेंगे और आप उसको बार बार, और वो नैरेटिव हक़ाइक़ पे नहीं मबनी होगा, और आप उसको बार बार जो है रिपीट करेंगे, तो आपके जो वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से रिएक्ट करेंगे। 9 मई भी यही हुआ था ना, इट वाज समथिंग, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन खान है, और फिर आप 10 फौजी तनसीबात के सामने प्रोटेस्ट करने चले गए, और जब वहाँ आग लग गई, तबाही मची, तो आपने कहा हमारा ऐसे लेना देना ही नहीं है। इसी तरह आपको एक और मैं मिसाल दे देता हूँ, जो मदीना में चोर चोर के नारे लगे थे, खान साहब इनकरेज करते थे कि इनके साथ यही होगा, ये जहाँ जाएंगे इनको गालियाँ पड़ेंगी, ये जहाँ जाएंगे लोग इनको जूते मारेंगे, तो ही वुड इनकरेज हिज वर्कर्स टू डू इट। और जब वो हुआ तो उन लोगों को 8 और 10 साल की सजाएं हो गई मदीना के अंदर। और उनको फिर ये भी आपको मैं बताऊं कि फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनको शाही माफ़ी दिलवाई MBS से, उनको इस्तिस्ना लेके, वो 8-10 PTI के वर्कर्स थे। तो आप कहें नहीं आप फिर कहें सर फिर वो 9 मई के लोगों को भी माफ़ी दे दें। अगर दूसरे मुल्क में जाके माफ़ी दिलवा रहे हैं तो 9 मई के लोगों को भी माफ़ी दिलवा दें। वो तो है ना, वो एक्सेप्ट करते हैं, माफ़ीनामा लिखते हैं, तो फिर माफ़ी मिलती है ना। उन्होंने तो वो जो लोग बैठे थे उन्होंने फिर माफ़ीनामे लिखे, उन्होंने कहा हमारे से गलती हुई, तो फिर उनको माफिया मिली, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अभी आपने तो इधर भी वो नहीं, इधर जो लोग कन्विक्ट हुए हैं फौजी अदालतों से, जिन्होंने माफी नामे लिखे, जिन्होंने अपील की। यास्मीन राशिद का केस आप क्यों नहीं फाइनल करते? जो माफी नामे अगर वो लिख देंगे उनको भी माफी मिल जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट ऑफ गिल्ट करेंगे होगी तो फिर माफी लिखेगी ना। जब किसी का केस उससे पहले भी अगर लिखते हैं तो वो देखें अपील क्या, हमें जो माफी दे नहीं, बट यू हैव टू, फिर ठीक है, फिर केस जब होगा तो फिर वो हम तो नहीं चला रहे केस, तो अदालतें चला रही हैं। तो देखिए बात, सर अब मेरे वक्त नहीं रह गया, तो तैमूर साहब आप 30 सेकंड सर आप कोई जवाब देना चाहें तो बस। राना साहब ने कहा कि यास्मीन राशिद माफीनामा लिख देंगी तो वो बाहर आ जाएंगी। ये तो खुद जो है वो जुडिशरी पे और जुडिशल प्रोसेस पे चार्ज है, बात ही खत्म हो गई। नहीं, मैंने एक कंपैरिजन किया है, मैंने ये नहीं कहा आप उसको। आई सेड के उन्होंने कहा कि सऊदी में कैसे छोड़ दिया, तो उन्होंने माफीनामे लिखे, वहाँ जो सिस्टम है और जो एक्सेप्ट कर सकता है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। तो यहाँ अगर वो माफीनामे एक्सेप्ट ऑफ गिल्ट करेंगे तो जिसने एक्सेप्ट करना है, जो भी फोरम है, अगर वो कर लेगा तो उनको माफी मिल जाएगी। विद इन द रूल्स है ना ये सिस्टम। अपील प्रेसिडेंट को कर सकते हैं आप, तो सर कन्विक्शन तो फिर कन्विक्शन के बाद ही होगा ना। फिर तो कन्विक्शन ही नहीं हो रही ना, यही तो हमारा वो तो सवाल अदालतों ने करनी है, हमने तो नहीं करनी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कराची के नौजवान का कत्ल, जिसके ऊपर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू में कितनी हम कह सकते हैं कि या इनकॉम्पिटेंट निकली, या फिर कोई उसके पीछे भी एजेंडा था। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कराची के जो रिहायशी और एक हम कह सकते हैं उभरते हुए एंटरप्रेन्योर जो थे मीर रज़ा अली, उनके केस का। एक नौजवान जो 28 जुलाई को घर से निकले और अगले रोज़ उनकी जो लाश थी वो गुलिस्तान जौहर के पास से मिली। ये एक पुरसरार कत्ल है, और अब भी इतने दिन गुजरने के बाद भी सवाल ज़्यादा हैं और जवाब बहुत कम है। क्योंकि जब शुरू में इनकी लाश मिली और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की, तो पुलिस ने बताया, पब्लिकली ये बात हुई कि रज़ा ने ख़ुदकुशी की है। मगर इसके बाद उनके जो अहले खाना थे वो सवाल उठाते रहे। पुलिस सर्जन की तरफ से भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई उस पर सवाल उठाए गए। इतना शोर मचा मीडिया पे, ख़ास तौर पे जो जियो पे प्रोग्राम्स हुए। तो उसके बाद दोबारा जो है उनको एक्सह्यूम करके उनकी बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम किया गया, और अब जो तफसीलात उसके बाद सामने आई हैं उनसे पता चला कि बहुत तफसील से उनको चोटें लगी हुई थीं। उनके जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, बकौल उनके न सिर्फ तेज़ाब को इस्तेमाल किया गया, उनके चेहरे पे फेंका गया, बल्कि उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। गोली भी उनको पीछे से लगी है। ये सब जो तफसील है ये सामने इसलिए आई क्योंकि उनके घर वालों ने, मीडिया ने इस केस को खामोशी से, जो पुलिस ने कहा उसको एक्सेप्ट नहीं किया और शोर मचाया।
अब पुलिस के ऊपर भी इतना दबाव पड़ा कि आईजी ने कहा कि पुलिस की कोताहियाँ बहुत हैं। इसके साथ साथ अब एक नई टीम भी बना दी गई है इस सारे मामले को देखने के लिए। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान नाज साहब। ये वकील हैं इस केस में, अहले खाना जो हैं मीर रज़ा के, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जिब्रान साहब। जिब्रान साहब, तफसील से आपने बात की मीडिया टॉक में कि जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो क्या क्या तफसील मालूम हुई कि तशद्दुद भी हुआ, तेज़ाब का भी इस्तेमाल हुआ, गोली भी मारी गई। पर सर, अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि क्या आपको समझ आता है कि ये पुलिस की सिर्फ कोताही थी या कोई इससे ज़्यादा बड़ा एजेंडा था जो इसको एज ए सुसाइड प्रेजेंट किया गया शुरू में? आरिफा, ये बड़ा ज़रूरी है और आपके शो से शायद ज़्यादा मुनासिब कोई जगह भी ना हो ये बात करने की कि लेट्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस मेस, और ये भी निशानदेही कर दें कि ये मेस किसने बनाया है और गलत इन्फॉर्मेशन किसने फीड की है और गलत नैरेटिव किसने बनाया है। ये जो आपने बात की ना कि दूसरे पोस्टमार्टम से निकला है कि जी तेज़ाब है बॉडी पे या शर्ट पे, नहीं, मैं इसकी तरह आपको वजाहत कर दूँ। जब पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसमें दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक जो आप अपनी नेकेड आई से करते हैं और एक ये उस वक्त जो आप सैंपल सिक्योर करके या अगर कपड़े हैं बॉडी के ऊपर तो आप लैब भेज देते हैं। तो ये जो शर्ट है जिसने बताया कि गन पाउडर बैक साइड पे है, जिसने बताया कि उसके ऊपर ट्रेसेस हैं तेजाब के, और वो जो ह्यूमन टिश्यू और ब्लड है जिसने बताया कि इसके अंदर जो है एक लोकल एनेस्थीसिया जो कि टेक्निकली मसल्स में देना चाहिए वो शायद डायरेक्टली वेन्स में दिया गया, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ में इजाफा हो जाता है नमनेस आने के बजाय। वो तमाम उन सैंपल से निकला है जो फर्स्ट पोस्टमार्टम में दिया गया था। जिसके बाद जो फर्स्ट पोस्टमार्टम पे अपनी ओपिनियन रिजर्व की हुई थी डॉक्टर उसामा ने, उसको उन्होंने कंप्लीट किया, उसको उन्होंने कंफर्म किया कि जी ये डेथ है, ये सुसाइड नहीं है। और वो 4 पेजेस जो डॉक्टर उसामा की पहली पेज के पहली रिपोर्ट के हैं 29 तारीख के, वो आप ऑडियंस के सामने रखें, खुद भी पढ़ें, सबको पढ़ाएं। वहां डॉक्टर उसामा ने कहा कि ये सुसाइड है। डॉक्टर उसामा ने सिर्फ ये कहा कि गोली उनके मुताबिक सामने से लगी है। तो इस शहर में कितने ही वाकये, कितनी ही पॉलिटिकल किलिंग्स और कितनी ही टारगेट किलिंग्स हुई है जिनको गोली सामने सीने पे या सर पे मारी गई, तो क्या वो सारी सुसाइड्स थी? क्या आप हमें ये जानने पे मजबूर और मानने पे मजबूर कर रहे हैं कि इस शहर में जो आईओ इंस्पेक्टर हैं एक सीनियर शबील अगारी साहब, उनके ऊपर एक एसपी उस्मान सदुजई साहब जो पूरा अरसा कश्मीर में रहे जब उनको तफ्तीश दी हुई थी, उसके ऊपर एसएसपी जुबैर नजीर शाह शेख साहब, उसके ऊपर एसएसपी सीआईए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एसआईयू संजुला सुमरो साहब, उसके ऊपर एआईजी आजाद खान साहब, उसके ऊपर आईजी उडो साहब, ये तमाम तरीन चीजों को इग्नोर करके बैठे थे कि मौके के ऊपर बंदूक नहीं है, इसका चेहरा मस्क हुआ है, इसके बायोमेट्रिक्स, हमारा एक शनाख्त ऐप है जो हम लेके घूमते हैं, किसी नाके पे किसी को रोकते हैं तो शनाख्त कंफर्म करने इसके बायोमेट्रिक्स लेते हैं। हम अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के भी इसी तरह से करते हैं कि इसके बायोमेट्रिक्स भी मिटे हुए हैं और सिर्फ इतना पता है कि गोली सामने से लगी है। तो इनका तो अगर मैं कंबाइन करूं एक्सपीरियंस ऑफ पुलिसिंग एंड सॉल्विंग क्राइम्स, वो तो डेकेड्स पे होगा ना। तो वो डेकेड्स का तजुर्बा ये कहीं तिजोरी में बंद कराए और एक डॉक्टर की रिपोर्ट के 4 पेजेस को जानबूझ के मिसरिप्रेजेंट किया कि सिर्फ चूंकि सामने से गोली लगी तो खुदकुशी होगी, बेशक बाकी पूरा क्राइम सीन बता रहा हूँ चीज के कि ये ओरिजिनल क्राइम सीन भी नहीं है, यहाँ पे इतना ब्लड भी नहीं है, यहाँ पे पिस्तौल भी नहीं है और बाकी जो सारी चीज उसकी बॉडी के साथ नहीं। और फिर उस वक्त से बुला बुला के सहाफियों को या कुछ मखसूस जराए को इस्तेमाल करके ये नैरेटिव देना कि पहले की सुसाइड है। अच्छा, वहां पे जब वालिदैन ने कहा हमारा दिल नहीं मान रहा, तो आपने उनके सब्र का कैसे इम्तिहान लिया? आपने कहा बताना शुरू कर दो रोज कि ये मकरूज था, ये फराज तैयार कर रहा था, लोगों के पैसे इसको देने थे, ये टॉप बिजनेसमैन था। वहां भी वालिदैन ने हिम्मत की कि कर लें आप किरदार कशी हमारे बेटे की, हमें इंसाफ चाहिए। तो फिर वालिद साहब की ऑडियोज निकाली। किसी के अगर माली मामला थे तो उसके बेटे को आप कत्ल कर देंगे और इंसाफ नहीं देंगे। जब वहां भी वालिदैन ने नहीं हिम्मत हारी, तो फिर आपको भी पता है कि उनकी अज़वाजी जिंदगी के बारे में खबरें चलाई गई। ये तसल्सल देखिए, ये क्रोनोलॉजी देखिए। आपने वालिदैन को फ्रस्ट्रेट करने की, तोड़ने की, हराने की कोशिश की, वो नहीं हारे। वो इंसाफ चाहते हैं, अपनी औलाद के लिए इंसाफ चाहते हैं और वो सवाल पूछते हैं तो कि किसकी ईमान के ऊपर इतनी बड़ी मशीनरी डे वन से एक्टिव है। यहाँ पूछने के लिए हाँ जी, तो जिब्रान साहब, जो चाहे घर वाले हों या जो आप उनको रिप्रेजेंट करें, आपके क्या खदशात हैं कि ये क्या पुलिस ने किस वजह से ये इतना सारा किया कि उन्होंने एक इतना यंग और एम्बिशियस लड़का, उसकी भी रेप्यूटेशन को ख़राब किया, माँ बाप के ऊपर भी इस तरह के अटैक किए? वजह क्या? सिर्फ अपनी कोताही छुपाने के लिए या आपके ख्याल में देयर इज़ मोर टू इट? देखिए, कोताही पहले आईओ से हुई होगी ना, फिर उसके ऊपर एसपी से हुई होगी, फिर उसके ऊपर एसएसपी से हुई होगी। अब एक कोताही का मलबा आप होम मिनिस्टर तक उठा रहा है।
आज भी आपकी प्रायोरिटी है बार बार बात करना, ये जो सारा इनका मुजरिमाना फेल है पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम का, जिन्होंने जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन बर्बाद करने की, सबोटाज करने की कोशिश की, कि आप उसको मिसकम्युनिकेशन कह के सारा का सारा मलबा एक एमएलओ पर डाल देते हैं। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, द क्राइम सीन, नॉट ओनली द बॉडी, द क्राइम सीन, चीखें मार मार के कह रहा था कि ये मर्डर हुआ है, दिस इज नॉट अ सुसाइड। तो आप सारा अभी भी आप जब ये बात करते हैं ना कि जी वो कुछ कोताहियां हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन है, तो आप पार्टिजन हैं और आप छुपा रहे हैं। और मेरे ख्याल में एक आईओ का या एसपी का या एसएसपी की अना का बोझ होम मिनिस्टर तक नहीं उठाता, शायद एआईजी उठा ले, या तो होम मिनिस्टर तक दिफा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कोताहियां नहीं है, ये मुजरिमाना फेल है, ये किसी के प्रेशर में है, ये किसी के दबाव पे है, जिसको आप छुपाना बचाना चाह रहे हैं। और इस सूबे की ये रिवायत रही है, फार्म हाउस के बाहर नाज़िम झोंकियों की लाश मिलती है, तब भी जामों का आप कुछ नहीं कर सकते। फातिमा फरीरो का सीसीटीवी मिलता है कि कैसे मर्डर हुआ है, भी आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, कि तो फिर ब्लाइंड मर्डर है। तो यहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि कातिल पकड़ा नहीं जा रहा, तो क्या बड़ी बात है? जिनके घर के सामने से लाश मिलती है, आप उनको नहीं ट्राई कर सके आज तक। तो जबरान साहब, अब ये जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, कोई इनको डेडलाइंस वगैरह दी गई हैं? इन्होंने कब तक तफ्तीश करनी है, कब तक कोई रिपोर्ट तैयार करके बताएंगे? व्हाट नेक्स्ट नाउ? ओरिजिनल जो 14 दिन जी पूरे हो गए थे जिसमें चलान आना होता है, तो पुराने आईओ साहब ने जाके उस दिन 4 दिन लिए थे। तो कल या परसों मजिस्ट्रेट साहब के सामने दोबारा ये नई तफ्तीशी टीम पेश होगी, अपने कागजात देगी कि हमें तफ्तीश हैंड ओवर हुई है, उसके ऊपर इनको एक डेट मिलेगी, एक्सटेंशन मिलेगी। इन्होंने चीजें डिस्कवर करना, विजिट करना शुरू किए। मुझे नहीं पता डिस्कवर और कलेक्ट, वो तो गलत होगा बात कहना। बाकी जो पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम का मुजरिमाना फेल था, ना सिर्फ ये कि जो उन्होंने नैरेटिव बनाया, बट जैसे कि उन्होंने इसके दोस्तों को बोला, जो वालिद साहब ने इंकशाफ किया, दोस्तों ने खुद वालिद साहब को बताया कि जी पुलिस हमें कह रही है कि घर के पास नजर मत आओ, प्रोटेस्ट से मत जाओ, बस हमें थाने में बैठ के बताओ कि ये परेशान है, ये डरपोक है, ये बेबस है, ये शायद खुदकुशी कर सकता था, कोई ऐसा नैरेटिव बिल्ड हमें करके दो। और जो उसकी डिवाइसेस जो उन्होंने उस वक्त प्रॉपर्ली सीज नहीं की, और शायद अब बैक डेट में कोई मेमो बना के दे दिया, सीजर तो मुझे पता नहीं, बट उसको भी बड़ा एक्सपोज करना आसान होता है। तो हम तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मांग रहे हैं। आज अगर आप कहते हैं कि जी डॉक्टर उसामा की नेग्लिजेंस थी, जिसको मैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं कहता, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि सुसाइड है, उसने बस कहा सामने से गोली लगी है, ठीक है, उसने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश नहीं की, और उसने अपनी गलती अपने फाइनल पोस्टमार्टम के अंदर करेक्ट कर ली। वो भी सजा उसको ये मिली जो कि हमने कंप्लेन की थी। ही इज नॉट ऑन एक्टिव मेडिकल लीगल ऑफिसर ड्यूटी एनीवेयर इन कराची, ही इज गॉन बैक हेडक्वार्टर्स इन इंक्वायरी। मगर वो ऐसे साहब, वो एसपी साहब ने बर्बाद की इन्वेस्टिगेशन। वो आज भी सीआईए एसआईयू के कराची की पुलिस की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसएसपी हैं। Can you trust a man of such acumen and who have displayed such professional negligence with any case, any inquiry? कि आप अपना केस चाहेंगे समीउल्लाह सुमरा इन्वेस्टिगेट करें? आए सर्वे करा लें, लाइफ पोल दे दीजिए डॉन के ऊपर, 1 घंटे के अंदर यस और नो कर दें। कितने लोग ट्रस्ट करते हैं आप एसआईयू और सीआईए के एसएसपी को कि उनके केस की इन्वेस्टिगेशन करें? हमारे यहाँ तो भाई तुर्रा इम्तियाज था कि आपकी केस की इन्वेस्टिगेशन अब सीआईए देखेगी। हम लोगों को मुतमईन करते थे ये कह के, मुद्दइयों को। अब आप किसी मुद्दई को कहेंगे तो हाथ उठा के भाग जाएगा कि क्या कर रहे हैं भाई आप। बहुत बहुत शुक्रिया जबरान साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।